अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके नम्स में अब बस एक ही दिन रह गए। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अब फाइनल तैयारी हो चुकी है सबकी, और जो थोड़ा सा हो चुका है अगली प्रिपरेशन कोई नहीं करनी, बस ये टेस्ट एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया है। अब आगे आपने रिलैक्स होना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से जाके पेपर अटेम्प्ट करना है। और जो भी आपको लगे कि ये चीज भूल गई है, वो चीज भूल गई, पैनिक नहीं करना। कोई मेन कॉन्सेप्ट याद आ रहा है बैठे बैठे, या कोई उसकी एक छोटी सी बात है पूरी जो दिमाग में नहीं आ रही, वो चेक कर लें, लेकिन इसके अलावा कोई नई चीज नहीं देखनी, किसी गलती की टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज अब जो होना था वो हो गया। एंड नाउ सब कुछ अल्लाह के हाथ पे छोड़ देना। सो लेट्स बिगिन विद आवर नम्स मॉक एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंग्लिश पोर्शन, ठीक है। और हो सकता है आप सबने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, हो सकता है बस एवरेज अटेम्प्ट किया हो, लेकिन ये डिस्कशन लेक्चर सुनना आपके लिए इस तरह बेहतर है कि इससे आपका काफी टाइम बचेगा, बिकॉज इसमें जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एडिशनली आपको नहीं देखने पड़ेंगे कहीं और से, बिकॉज पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी अलग अलग जगह से आती हैं। सो यू डोंट हैव टू सर्च योर नोट्स अलग अलग, जस्ट रिव्यू दिस लेक्चर अच्छे से और फिर अपनी तैयारी मुकम्मल करके रिलैक्स करें। So first of all, the first MCQ is they wondered about in sheepskin and goatskin. So इसमें पूछा गया है कि about किस कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट, यहाँ पे कुछ निशानियां, हम जल्दी से इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज वी हैव मेनली फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री टू रिव्यू। तो सबसे पहले अबाउट जो है यहाँ पे एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, ठीक है। और वो किस तरह से एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, बिकॉज मेन चीज इज के ये वांटेड को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, जिसके पीछे यहाँ पे वर्ब है, दिस वन, ओके। और इसके अलावा अगर जो अबाउट है ये एज ए प्रपोजिशन भी काम करता है, लेकिन प्रपोजिशन ये तब काम करेगा जब ये किसी नाउन के बाद, जब इसके बाद कोई नाउन आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम अबाउट द हाउस कहें तो फिर आपके पास अबाउट जो होगी वहां पे वो प्रपोजिशन होगी, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर डिस्पेंसिंग। अब ये तो सबको पता है कि डिस्पेंसिंग का मतलब होता है बांटना, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी इस तरह की कोई लफ्ज आ रहे हैं वहां पे, तो डिस्पेंस करना, जैसे गैस निकल रही होती है तो कह रहे हैं ये डिस्पेंसर, वो इसीलिए होता है ना कि गैस को बाहर निकाले, तो ऑब्वियसली उसका एंटोनिम चाहिए। तो विद होल्डिंग एक वाहिद ऐसा लफ्ज है जो यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो इसका ऑपोजिट है, कि इसका मतलब है रोक के रखना। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज, इसमें आपने करेक्ट सेंटेंस देखना है, ठीक है। इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, यहाँ पे ये बात गलत होगी बिकॉज इसका ईडियम है, ये ईडियम है। और ईडियम में समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जो डायलॉग है वो पूरी सेंस नहीं बना रहा होता, लेकिन ईडियम जैसे के जैसा लिखा रहता है, ठीक है। और जैसे 2 and 2 मेक 4 एक ईडियम है ना, उसी तरह से वो मैंने अपने किसी क्लास में बोला था 2 and 2 मेक 4। हालांकि आपने एक पढ़ा था कि अरिथमेटिक जो वर्ड्स हो उनके बाद आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है, लेकिन यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब लगा रहे हो, तो वो इस वजह से, क्योंकि वो ईडियम है। तो यहाँ पे इसका जो ईडियम का करेक्ट आंसर बनता है वो ये है कि इफ द वर्स्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है जब थर्ड फॉर्म होती है तो उसके साथ दा आता है। इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ दी के बाद वर्स्ट लिखा है वो गलत है, ये दोनों के बाद, दोनों से पहले दादा है वर्स्ट से पहले, तो इसलिए सही है वी कैन वॉक होम। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे हम जाते हैं तो द टोमेटोज पिक्ड व्हेन दे वर राइप, ठीक है। अब यहाँ थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से पहले आपको पता है या हैज आता है या हैव आता है या इस तरह से कोई आता है, और इस वर्ड नहीं आता, एक्सेप्ट अगर कोई पैसिव फॉर्म हो। पैसिव फॉर्म होगी तो फिर हम उसके साथ बीइंग लगा देंगे, राइट। बट यहाँ पे वर है ऑलरेडी, इसलिए हम पास्ट टेंस में जाएंगे और हम कहेंगे द टोमेटोज वर बीइंग पिक्ड, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं, सो अब आपने सिनोनिम्स बताने। स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब होता है पुख्ता इरादे से, या फिर कोई भी चीज जो मजबूत हो। तो ऑब्वियसली इसमें बाकी तीनों, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना बाकी सारे, तो बाकी तीनों देखें अलग अलग मतलब के हैं, या फिर एक जैसे मतलब के हम कह सकते हैं, इससे अलग मतलब के। तो ग्रेवली जो है जैसे ग्रेव सीरियस होती है, तो वहां से आप याद कर सकते हैं कि ग्रेवली का भी मतलब स्टर्नली जैसा मजबूत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे। आई कैन सी दैट यू डैश अ लॉट ऑफ देम। ऑब्वियसली यू के बाद आपके प्लूरल वर्ब आता है यू हैव अ लॉट ऑफ देम, ठीक है। और हैविंग, इज हैविंग, इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं जाना जब तक आपको कोई निशानी ना गिवन हो। ये नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है तो हैव आएगा। So, which option best matches the following blank? The plane dashed late because one of the passengers were sick. अच्छा, जो मैं बताती जाऊँ ना, आपने काइंडली रिकॉर्ड करते जाना है, क्योंकि
मैं सारे नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रही होंगी, तो आपने इसको अच्छे से लिख लेना है, और कोई भी अगर आपको मसला हो तो डू आस्क इन द कमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्लेन डैश लेट बिकॉज वन ऑफ द पैसेंजर्स वर सिक. अब पहली चीज है ग्रू अप. ग्रू अप का मतलब सबको पता है बड़े होना होता है, और वेंट ऑफ का मतलब एक्सप्लोर होना या फिर सफर पे निकल जाना, और ब्लू अप का मतलब भी एक्सप्लोर. तो ऑब्वियसली प्लेन के लिए बेस्ट आपके पास यहाँ लफ्ज है टू पॉप. इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में, तो आपने बहुत सेंस बना के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नेक्स्ट वी गो टू द change of the voice, passive and active voice. They proved the theory was to be wrong. ठीक है. अब ऐसा होता है कि अक्सर ना वहाँ पे स्टेटमेंट्स आई होती हैं, स्टेटमेंट्स की सेंस नहीं बन रही होती है. आपने बस पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स लगा के अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चंस यूज करने हैं. बिकॉज जब आप परेशान हो जाता है ना किसी स्टेटमेंट की, तो सेंस ही नहीं बन रही, लाइक जैसे स्टेटमेंट की नहीं बन रही, तो आपके सवाल गलत होने की तरफ आते हैं. तो आपने क्या करना है, द थ्योरी वाज प्रूव्ड टू बी रॉन्ग. ऑब्वियसली ये करेक्ट पैसिव वॉइस कैसे है, देखो यहाँ वाज था, यहाँ वाज आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई जो कि हर पैसिव वॉइस की होती है. अब यहाँ इज है तो ये गलत हो जाएगा. और द थ्योरी प्रूव टू बी रॉन्ग, यहाँ पे आपने कोई भी नहीं डाला हुआ इस तरह के वॉज प्रोनाउन इस तरह, तो वो भी गलत हो जाएगा. एंड वॉज प्रूव यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई तो ये गलत है. तो इसलिए ऑप्शन 1 आपके पास बेस्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट वी गो टू द, ये आपके पास ऑप्शंस है पर प्रपोजिशन के लिए, ठीक है, पंक्चुएशन के लिए, सॉरी. सो पंक्चुएशन को बेसिक याद रखने बहुत सारे रूल्स होते हैं पंक्चुएशन के, ठीक है, लेकिन इसमें ना आपने सारे ऑप्शंस को एक दफा अच्छे से देखना होता है जो भी पंक्चुएशन वाले सवाल होते हैं ना. तो आई नीड टू लोकेट 4 स्टेट्स ऑन द मैप. ऑब्वियसली लिस्ट जब आती है तो कोलन आता है, ये सबको पता है. तो यहाँ मैप के बाद सिर्फ एक ही जगह कोलन है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है. और ये बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से आपके लिए पंक्चुएशन सॉल्व करना. फिर आई एम डैश पेन्ड एट योर बिहेवियर. अब इसमें मच नहीं आ सकता, ठीक है, टू नहीं आ सकता, वेरी. वेरी इसके साथ सूट करता है, वाई, बिकॉज एक प्रॉपर सेंस में आता है. मच पेन इज नॉट अ वर्ड, ठीक है, और टू पेन इज नॉट अ वर्ड, इट्स वेरी पेन, ठीक है, बहुत दुख हुआ है इस तरह से. सो नेक्स्ट वी गो टू द, इसमें आपने गलत सवाल, गलत वर्ड्स ढूंढना है. और ये क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आएंगे, एक पैटर्न होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन का. एंड और इस तरह, इसलिए इस पेपर का फायदा है कि आपने इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाना है. एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, व्हिच वन, ही आस्क्ड लाफिंग. देखने में लग रहा होगा कोई गलत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक होती है जो वो चाह रहे होते हैं कि आप ढूंढें. जैसे एक डॉक्टर को बहुत क्रिटिकल होना पड़ता है, तो वही छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे है, विच वन. इट्स अ क्वेश्चन, बट यहाँ पे आपके पास वन के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो वन इज द रॉन्ग वन हियर. ओके, so next we move on to question number 12. He claimed he was working last night, however nobody saw him at the office. अब आपकी आपने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंस में से निकालना है. इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं. देखो आपके पास क्या है, he claimed. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, एक मेन सब्जेक्ट होना जरूरी होता है और एक वर्ब होना जरूरी होता है, राइट. अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई. ओके, फिर आपके पास ही वॉज वर्किंग लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट. अब ये है आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है. तो अब सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि एक इंडिपेंडेंट और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके पास मिलकर बनाती है कॉम्प्लेक्स. अब यानी कि ये हाउएवर से पहले पहले तक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. अब हाउएवर को छोड़ दो, नोबडी सॉ हिम एट द ऑफिस, ये फिर एक अलग से इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज नोबडी इज अ सब्जेक्ट, सॉ इज अ वर्ब. तो जब एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाता है, तो ये फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगी. तो अब आपके पास एक एक कॉम्प्लेक्स है और एक इंडिपेंडेंट है, और वो बीच में जुड़ी हुई है हाउएवर से, ठीक है. और हाउएवर जो होता है, हाउएवर क्या है, हाउएवर बेसिकली आपके पास एक कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव. और जब ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है तो ये प्रूफ करता है कि ये सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है. ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स कब होता है, अगर ये सिर्फ इतनी लाइन यहाँ तक आता, ठीक है. और कंपाउंड तब होता है जब इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आती, लेकिन ये बीच में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गई है, तो ये कंपाउंड भी नहीं है. सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आंसर बनता है, ठीक है. फिर हम जाते हैं शी बोट. अब इसमें ये इस तरह के सेंटेंसेस में आपको मैं एक ऑर्डर आपके पास होगा, लाजमी तौर पे अब तक होगा, और अगर नहीं भी है तो नो वरीज, ठीक है. ये इस तरह की चीज, वैसे सेंटेंस आते तो नहीं है लेकिन कभी आ भी जाते हैं, और अगर ये ऑर्डर हो तो इट्स अ लाइफ सेवियर. तो ऑर्डर आप मेरे साथ लाजमी लिख लें, और वो ऑर्डर क्या है कि
एडजेक्टिव्स का ऑर्डर है। सबसे पहले आता है आपके पास ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास एज, एज की जगह कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। और फिर आता है आपके पास साइज या फिर शेप, ओके। नंबरिंग करते रहते हैं, 1 2 3। नंबर 4 पे आपके पास आता है कलर। नंबर 5 पे आपके पास आता है मटेरियल। और नंबर 6 पे आपके पास आता है नाउ। ये आप सब कहीं ना कहीं लिख लें अपने पास, ठीक है। ये आपके पास ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है और इसी ऑर्डर के मुताबिक आपने सोल्व करना है। पहली बात, जब इस तरह के एडजेक्टिव्स आए ना तो कोमा तो बिल्कुल नहीं आता, तो ऑप्शन ए और सी तो कट है। अब फर्क रह गया बी और डी में, राइट। तो बी और डी में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि देखो, अब प्रिटी न्यू प्रिटी ब्लू ड्रेस। अब न्यू, अब प्रिटी क्या है, ओपिनियन है, राइट। ओपिनियन को पहले नहीं आना चाहिए, प्रिटी तो पहले आ गया। और जो कंडीशन न्यू है तो वो बाद में आना चाहिए, तो न्यू इसमें सेकंड पे आ गया, ठीक है। कलर देखें यहाँ बाद में आता है और फिर नाउन आएगा ड्रेस में, तो ये ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। फिर हम जाते हैं इसमें, ठीक है। अब इस तरह के सवाल भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट, ये मॉक जो है मुझे अपने बिल्कुल नम्स के एग्जाम की याद दिला रहा है, बिकॉज इसी पैटर्न पे सवाल होते हैं। ऐसे नहीं कि सवाल रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया, बहुत सारे लेक्चर्स में आपको बताया। तो द हाउस वॉज डैश ईयर अगो बिकॉज द टेनेंट्स थॉट इट वॉज हॉन्टेड। अब आपके पास 4 लफ्ज हैं, ठीक है। 4 लफ्ज सूट तो आपको कुछ लफ्जों का मतलब आता होगा, कुछ का नहीं आता होगा। साफ साफ पता है आपको कि हाउस के लिए अबैंडन लफ्ज यूज होते हैं, तो वो तो सही है। लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो अटोन्ड का मतलब होता है मेड अमेंड्स फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग डूइंग्स को खत्म करना अपनी अटोन्ड का मतलब, और वो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं बनता। अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को सिरे से उखाड़ देना। और अक्लेम्ड का मतलब होता है कि प्रेज, तारीफ करना, ओके। तो इसमें बेस्ट सुटेबल आंसर, सब सुटेबल वर्ड, इंग्लिश में आपको सुटेबल वर्ड, सुटेबल आंसर, बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है, तो वो अबेंडन बनता है। अच्छा, अब ये ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क आ गया, उन्होंने पूछा हुआ था आपसे कि विच सेंटेंस इट इज, सो इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज मेरे ख्याल से बायोलॉजी, ठीक है। The water splitting step of photosynthesis that release oxygen is called। फोटोसिंथेसिस में जो वाटर की ब्रेक डाउन होती है वो होती ही सिर्फ और सिर्फ लाइट की मौजूदगी में, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। लाइसिस का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन, तो उसे हम कहेंगे फोटोलाइसिस, ठीक है। मैं इस लेक्चर को जितना हो सके कंपाइल्ड और जितना हो सके शॉर्ट रख रही हूँ ताकि ये देखने में आपका टाइम ना वेस्ट हो, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि इस पॉइंट पे आपकी फाइनल शॉर्ट नोट्स देखने को रहते होते हैं, या कोई छोटी सी चीज रहती होती है, या कोई छोटा सा पार्ट रहता होता है किसी सब्जेक्ट का, तो वो देखने के लिए आपके पास टाइम बचे। दैट्स वाई ये लेक्चर बहुत कंसाइज है, लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि इसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बता दूं। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो डू आस्क इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली चेक द कमेंट्स एंड आंसर योर क्वेश्चंस। सो moving on to the next question, which one is the most abundant protein in the एनिमल वर्ल्ड। अब कुछ सवाल होते हैं जो बिल्कुल बुक से आते हैं बायोलॉजी के, उसके लिए इसीलिए मैंने आपसे पहले भी आपको एक गाइडेंस सेशन में कहा था कि जितना हो सके अपनी बायो की बुक को रट्टा मारे, क्रैमिंग करें, बिकॉज क्रैमिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन बायोलॉजी। तो इसका आंसर कोलेजन है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, सक्रोज। अब आपके पास अगर मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताऊं याद रखने का, ठीक है। वैसे तो ये बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन ये वो शॉर्ट टेक्निक्स हैं जो आपको पेपर के दिन हेल्प करेंगी, और फिर जिन बच्चों ने ये नहीं किया उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ओके, सारे मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, और फ्रक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये सब होते हैं, ये सब होते हैं रिड्यूसिंग, ठीक है। और सेक्रोज और सारे पॉलीसेक्राइड्स, ये सब होते हैं नॉन रिड्यूसिंग, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द टर्मिनल टर्मिनल पोजीशन ऑफ, टर्मिनल जो इसका कार्बन होगा उसकी क्या पोजीशन है, तो ये सब है नॉन रिड्यूसिंग। उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो आप सारा जब एमबीबीएस में आ जाएंगे ना तो फिर आपको समझा देंगे अच्छे से। अच्छा, which of the following does not yield glucose in complete hydrolysis?
ये अच्छे से देख के जाना कि कौन सी चीज क्या रिलीज करती है। स्टार्च प्रॉपर सब ग्लूकोज से बना हुआ है, ग्लाइकोजन में भी सिर्फ ग्लूकोज है, सेलुलोज में भी सिर्फ ग्लूकोज है, तो काइटिन जो है उसमें ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपको, मुझे तो पूरी उम्मीद है इस टाइम की मैं आधी बातें जो बता रही हूँ वो आप सबको आती हूँ, पर नहीं भी आती तो टेंशन नहीं लेनी, इस लेक्चर को गौर से सुने, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। तो आपके पास पहले क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, नंबर 1 ये होता है। फिर आपके पास आता है प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, और प्रोलिफरेटिव फेज के एंड में आपके पास ओव्यूलेशन होती है, और फिर होता है आपके पास क्रीटरी फेज। तो इसलिए ओव्यूलेशन, और ये डे 14 पे होती है, तो इसलिए ओव्यूलेशन जो है वो आपके पास एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज में आएगा। फिर नेक्स्ट, इन अ मेमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज। ऑब्वियसली जब आपके पास स्पर्म नहीं आएगा, जब ओवम एक दिन के लिए अगर बॉडी में प्रेजेंट था और स्पर्म्स नहीं आए, ठीक है, स्पर्म्स बॉडी में 6 दिन के लिए सर्वाइव करते हैं और ह्यूमन एग बॉडी में 1 दिन के लिए सर्वाइव करता है। तो अगर आपके पास स्पर्म नहीं आया और ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगी, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। प्रोजेस्टेरॉन डिक्लाइन, इसी वजह से जब कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन बना रही होती है ना, जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं होगा, और प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग, ठीक है, ये हुआ है तभी तो वो सेकेंडरी फॉलिकल बना और एग रिलीज हुआ, ओवरी से फिलोपियन ट्यूब में गया। तो यहाँ पे अनलाइकली ऑप्शन एक ही बच गया, एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर इंक्रीज, क्योंकि ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोजन तो पहले ही डिक्रीज हो चुका होता है, जब ये ओवम बनता है तभी वो एस्ट्रोजन डिक्रीज हो रहा होता है, तो इसलिए उसमें ऑप्शन सी हम करेक्ट मार्क करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम आयन इन जनरेशन ब्लड इम्पल्सेस? सोडियम आयन जो है ना, ये डीपोलराइजेशन करवाता है। लाइक सोडियम आयन सबसे पहले आपके उसमें एंटर हुआ, ठीक है, सोडियम आयन, और उसने डीपोलराइज करवाया, और उसके बाद एक स्पेसिफिक एक्शन पोटेंशियल जो है वो अचीव हुआ इस सोडियम की वजह से, और फिर उसके बाद अगली साइंस आपने सारी पढ़ी हुई है, ठीक है। फिर हम आते हैं, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की कौन सी एग्जांपल नहीं है? A forest fire slowly expand outward, which provide it even more fuel to burn, ये positive feedback है। Childbirth में oxytocin creates a stimulus which cause the ठीक है, ये भी। और more buffalo begin to run in a herd, the overall level of panic increases, ठीक है, ये भी positive feedback है। Positive feedback का मतलब है कि एक चीज हो रही है स्टिमुलस, ठीक है, या फिर अगर स्टिमुलस हम लफ्ज ना भी यूज करें, ठीक है, हम लफ्ज यूज करें कि एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना, वो उस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है मोर। अगर मैं इसको कंसाइज फॉर्म में आपको बताऊं, ये होती है पॉजिटिव फीडबैक। अब पहले 3 में ऐसे ही हो रहा है, दूसरे में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपके पास नेगेटिव फीडबैक है कि ब्लड कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, तो उसके साथ ही आपके पास पीटीएच का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक है। अब न्यूरॉन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? They not only conduct impulses but also generate them, correct. They're not only the cellular component of nervous system, बिल्कुल आपके पास न्यूरोग्लियल सेल्स भी होते हैं। अच्छा, they may show limited regenerative capabilities, बिल्कुल सही है। Like all living cells when they mature and divide to form similar cells, बिल्कुल गलत। न्यूरॉन सिर्फ आपके पास एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास न्यूरॉन सिर्फ ग्रो करते हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं होते। तो राइबोसोम्स के बारे में क्या ट्रू है? राइबोसोम प्रोकैरियोट में 80s गलत, 70s के होते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। बाकी ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। और दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम आरएनएस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंट्रॉन्स जो है इनकी एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है जो अक्सर एमडी कैट में पढ़ाया जाता है, बट इट्स ऑफ नो यूज, ठीक है। तो आगे द टर्म ग्लाइकोकेलिक्स, अब ये क्या होती है बेसिकली? ग्लाइकोकेलिक्स बेसिकली होता है स्लाइम प्लस कैप्सूल, ठीक है, और अक्सर इसमें सेल वॉल भी इंक्लूड की जाती है, लेकिन अगर अक्सर बुक में सेल वॉल को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन एमसीक्यूज में सिर्फ इन दोनों को समझा जाता है, अक्सर ऐसा हुआ है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज आपको पता है ये दोनों बाहर होते हैं, आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एक अलग चीज है, और ये आपके पास इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग वाली बात है, इसमें भी कहीं भी नहीं आता, ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सबको पता है, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन फोस्फोलिपिड बाइलेयर। अच्छा, मोजाइक माइनर, जब भी आपके पास सवाल है, हो सकता है कभी ऐसे आए, हो सकता है सेम स्टेटमेंट हो और आसान लिखो मोजाइक माइनर, तो उसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना, मोजाइक माइनर वाले को टिक करना है।
फिर हम आते हैं ES कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट बाय। अब देखो आपके पास जो एंजाइम होता है ना, उसकी दो साइड्स होती हैं, आपको पता है कैटालिटिक साइड और बाइंडिंग साइड। आप कहोगे कि दोनों की मदद से क्यों नहीं कन्वर्ट होता? बाइंडिंग साइड से सिर्फ सब्सट्रेट बाइंड किया, बाइंडिंग साइड आपके पास फॉर्मेशन ऑफ ES करवाती है, ठीक है। कैटालिटिक साइड है जो प्रोडक्ट बनवाती है, तो इसलिए आप इसका कैटालिटिक साइड करेंगे। फिर आगे PH2, ये आपके पास नॉलेज के सवाल है से, ठीक है। एवोल्यूशन लीव्स क्लियर ऑब्जर्वेबल एविडेंस, हमने इतना लंबा लंबा एवोल्यूशन का वो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसमें पता नहीं फॉसिल फ्यूल्स और क्या क्या चीजें नहीं हमने पढ़ी, फिंचेस वाला पूरा टॉपिक, तो इसलिए क्लियर ऑब्जर्वेबल एविडेंस। फिर अब गैलापागोस फिंचेस के बारे में क्या चीज क्या चीज सही नहीं है, ठीक है। अब जो डार्विन था ना, उसको क्या लगा था कि जो सारी फिंचेस हैं वो क्वाइट सिमिलर हैं और वो डिफरेंट, लेकिन वो कह रहे थे कि क्वाइट सिमिलर है एंड दे सीम टू बी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ये डार्विन को लगा था। लेकिन यहाँ पे ये तो सही बात है, उन्होंने पूछी है गलत बात क्या है कि ऑल्दो क्वाइट डिफरेंट दे सीम टू बी ऑफ सेम स्पीशीज, ये गलत बात है, ठीक है। और बाकी ये सारी बातें बिल्कुल बुक की एग्जैक्ट लाइन है, सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल हैबिटेट्स बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स एंड सम वर यूनिक टू इंडिविजुअल आइलैंड, ये सब सच था। ये चीज गलत है इसमें, ठीक है। वो डिफरेंट नहीं थी, वो सिमिलर लगती थी, लेकिन वो डिफरेंट स्पीशीज की थी बिकॉज उनके हैबिटेट डिफरेंट हो गए थे, और हैबिटेट ही स्पीशी को डिफाइन करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेंटा में होता है और पॉन्स में भी होता है, अगर आया ना तो पॉन्स में भी होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो फीटस होती है उसमें, हीमोग्लोबिन फीटस में ना, अगर आपने थोड़ा सा, अगर आपको नॉलेज हो तो हीमोग्लोबिन F होती है फीटस में, ठीक है। F से आप याद कर सकते हो फीटस वाली हीमोग्लोबिन F, और इसकी एफिनिटी, इसकी बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे MBBS में, इसकी एफिनिटी काफी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए ताकि इसलिए ज्यादा होती है ताकि देखो माँ के पास ऑक्सीजन आ रही है ना, बच्चे के पास तो कोई आउटसाइड सोर्स नहीं है सांस लेने का, तो वो माँ की ऑक्सीजन और बच्चे की ऑक्सीजन कैसे किस चीज में डिवाइड होगी? तो माँ जो है वो तो रैपिड ब्रीदिंग कर सकती है, बच्चा तो नहीं कर सकता, तो मदर से ऑक्सीजन लेने के लिए बच्चे के पास स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होना चाहिए, तो इसलिए हायर अफिनिटी है हीमोग्लोबिन F की ऑक्सीजन के लिए। अच्छा, इन सब में कार्टिलेज होता है एक्सेप्ट ब्रोंकायोल्स, ऑब्वियसली कार्टिलेज होता है, वो आपके पास सी शेप प्लेट्स, सी शेप रिंग्स होती हैं ट्रेकिया में, और फिर यहाँ पे वो प्लेट्स बन जाती हैं, ब्रोंकायोल्स में वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और स्मूथ मसल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स में, जो कि इसकी आगे डिवीजन होती है, ठीक है। और फिर मतलब ब्रोंकायोल्स होते हैं प्रॉपर पहले, ठीक है, और उसके बाद आपके पास बनते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स, फिर आपके पास बनते हैं टर्मिनल ब्रोंकायोल्स। तो आपको पता है इस सब में यहाँ तक स्मूथ मसल्स खत्म हो चुके होते हैं, स्मूथ मसल एंड। अच्छा, आगे जाते हैं हम। आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल ब्लड में कितनी आपके पास CO2 होती है? वो नेचुरली बॉडी में 50 ml होती है, और वीनस ब्लड में 54 ml हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी से आपके पास 4 ml ऑफ CO2 हमेशा रिलीज होती है एक सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिजिकल एजेंट्स यूज होते हैं आपके पास स्टेरिलाइजेशन में, कौन से एजेंट्स? जैसे हमने हीट पढ़ा था, ऑक्सीडेशन करा था, और इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, या के पास बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज होते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से करना है, एक एक लफ्ज होता है जो इस तरह के नंबर डिफाइन करता है। अच्छा, फ्लैजिला की फंक्शन इन सब में से सारे हैं, लेकिन प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? और ये हम सबको पता है कि फ्लैजिला मेनली मोटिलिटी में इस्तेमाल होता है। और सीलिया किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? सीलिया इस्तेमाल होता है कीमोटेक्सिस के लिए, ठीक है, इसका अगर प्राइमरी फंक्शन है। अब मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, आपने ये सारे तीनों पहले, ये डिस्कलरेशन पढ़ा है, एलर्जिक रिएक्शन पढ़ा है, डेफनेस पढ़ा है, डमनेस ये नेचुरल डेट होती है, ठीक है, इसका किसी एंटीबायोटिक के मिस यूज से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन, ये ट्रिप्सिन होता है आपके स्टमक में, और स्टमक में एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन ही गलत है, स्टमक इन एल्कलीन मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ड्यूडेनम में एसिडिक मीडियम भी एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास एल्कलीन मीडियम आ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में इसे कौन सीक्रेट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको सीक्रेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेराइटल सेल्स, ठीक है। फूड इज डाइवर्टेड इनटू इसोफेगस बाय, देखो ग्लोटिस ओपनिंग है, ये चीज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है। ग्लोटिस इज एन ओपनिंग और एपिग्लोटिस उसकी फ्लैप लाइक कवरिंग है, ठीक है, ऐसे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर इसोफेगस है ना, तो जब खाना आ रहा है तो उसको एपिग्लोटिस डाइवर्ट करिए कि वो इसोफेगस में जाए, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं, तो
अब ये ओरल कैविटी में सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ द फूड होती है। सिलेक्शन के मतलब अगर आपके मुंह ने खाने को इतना अच्छा समझा है कि वो अपने आपके मुंह के अंदर रहे, ठीक है, और उसको बाहर ना अपने उगाल दे, तो सिलेक्शन पहले होगी। फिर आपके पास अगला होगा मेस्टिकेशन, ठीक है, जिसमें आप खाने को चबाते हैं और जब चबाएंगे तभी आपके स्लाइवा रिलीज होगा, तो लुब्रिकेशन और डाइजेशन, यानी कि 4 2 3 1। डाइजेशन होती है स्लाइवरी एमाइलेज से। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, हाउ मेनी साइट्स ऑफ डाइजेशन आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द मैन? तो इसमें आपके पास एक माउथ हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये 4 डाइजेशन होगी, 4 साइट्स ऑफ डाइजेशन। फिर आपके पास गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी नॉर्मल प्रेगनेंसी में। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं ना, उसमें भी जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज होती है, उसमें भी वो मशीन जो है वो HCG को मेजर करती है, ठीक है। HCG बेसिकली क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो पहले डिस्ट्रॉय हो जानी थी अगर प्रेगनेंसी नहीं होनी थी, ये कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, HCG प्रोटेक्टिंग कॉर्पस ल्यूटियम। और फिर कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास प्रोजेस्टेरोन को और एस्ट्रोजन को स्क्रीट करता रहेगा, तो इसलिए हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये बेसिकली विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम हो रहा है, ओके। सो रिसेप्टर साइट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है ऑब्वियसली पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। आपने साइनेप्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि साइनेप्स का स्ट्रक्चर कैसे जा रहा होता है। वेट अ मिनट, आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इस तरह ये सवाल अक्सर बच्चे गलत करते हैं, बिकॉज रिसेप्टर तो हर कोई समझता है पहले आता है, लेकिन असल में सीन क्या होता है। सीन ये होता है, देखिए ये आपके पास न्यूरॉन है, ठीक है, और ये इसका एक्सोन आ गया। अब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। अब ये साइनेप्स वाली जगह है, ठीक है, और यहाँ पे ये फिर दूसरा न्यूरॉन है। अब ये साइनेप्स वाली जगह है, तो साइनेप्स से पहले प्री साइनेप्टिक, साइनेप्स के बाद पोस्ट साइनेप्टिक। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एक्सोन से हो रहे हैं और उसके रिसेप्टर होंगे पोस्ट साइनेप्टिक पे, ठीक है। फिर आगे हम जाते हैं, तो which of the following events is not associated with ovulation in human females? अब ह्यूमन फीमेल्स जो होती है ना, उसमें रिलीज ऑफ स्केरियोसाइट होता है, LH सर्ज होता है, हमने ये सब पढ़ा है, एस्ट्रोजन कम होता है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल की फिर से फुल डेवलपमेंट तो नहीं हो रही ना, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। लेडिक सेल्स जो होते हैं, ये आपके पास टेस्टोस्टेरोन को बेसिकली नर्व्स, ये नर्व सेल्स होते हैं। लेडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या है? नर्व सेल्स, ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन की स्टेटरी सोर्स होते हैं, तो एंड्रोजन उसका दूसरा नाम होता है। और अगर आपको नहीं भी पता तो आपको पता होगा कि लेडिक सेल नर्व सेल्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए। प्रोजेस्टेरोन भी नहीं हो सकता, म्यूकस भी नहीं हो सकता, ग्लूकागोन भी नहीं हो सकता। अगर आपको एंड्रोजन का मतलब नहीं भी पता तो भी यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। अच्छा, पार्ट्यूरेशन के सिग्नल्स आपके पास फीटस से आते हैं, ये हमने बुक में पढ़ा है, तो ये एग्जैक्ट लाइन है। फीटस जो है वो ACTH देता है, जो कि मैटरनल ब्लड में चला जाता है, ठीक है, मैटरनल ब्लड में जाके वो हाइपोथैलेमस को स्क्रीट कर हाइपोथैलेमस को जाके स्टिमुलेट करता है और फिर वहां से सिग्नल्स आते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये हमने पढ़ा था कि लाइट जब पड़ती है स्टोमेटा पे तो उसके जो गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर इर्द गिर्द से पहले सॉल्ट आने लग जाता है और सॉल्ट के साथ फिर पानी आने लग जाता है, तो उसकी टारगेट प्रेशर चेंज हो जाता है गार्ड सेल का। मतलब पहले गार्ड सेल्स ऐसे होते हैं, तो जब टारगेट प्रेशर चेंज हो जाता है तो वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होता है। कॉलम ऑफ वाटर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से रहता है, और वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर जो है वो क्या बेसिकली होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर का एक ही आपके पास वो है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती है, और साथ ही आपके पास है एडहेरियन, ठीक है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को जाइलम की वॉल से जोड़ के रखती है। ये दोनों मिलके टेंसाइल स्ट्रेंथ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं वेन। वेन के लार्ज ल्यूमेन क्यों होता है? बिकॉज सिंपल सी बात है कि वेन के अंदर जो होता है ना, उसका ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना काफी छोटा होता है, लेकिन वेन का ट्यूनिका एक्सटर्ना काफी बड़ा होता है आर्टरी से, ये बात याद रखनी है आपने। हार्ट साउंड डब, देखो लव साउंड प्रोड्यूस होती है एवी वॉल्स यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स की क्लोजिंग से, और जो डब साउंड है वो प्रोड्यूस होती है सेमिलिनर वॉल्स यानी कि एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व की क्लोजियर से। तो यहाँ पे आपके पास सेमिलिनर वॉल्व का ऑप्शन है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, वो आपके पास बाइकस्फीयर है सिंपल। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ये जब पानी निकल रहा है बाहर, ठीक है, श्रिंक हो रहा है, तो हमने पहले ही पढ़ा था, इसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा से पानी निकल रहा है ना, प्लाज्मा श्रिंक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो लाइसिस है। अच्छा, अब ये आपकी, एक सेकेंड, इसका मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। इस तरह के सवालों की ना कोई टाइम वेस्ट किए बगैर, परेशान हुए बगैर कैलकुलेशन करनी है आपने। अब जो पहली बात, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आपके पास एक एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, एक्स लिंक्ड और रिसेसिव, यानी कि अगर एक एक्स पे हो तो दूसरा एक्स जो है उसको कवर कर देगा। अब मैन है, उस फादर वाज कलर ब्लाइंड, ठीक है। अब जो मैन है वो तो अपने बाप से सिर्फ वाई जीन लेगा, तो मैन क्या हुआ, नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि बाप का वाई जीन तो नॉर्मल था, उसकी माँ के बारे में तो कुछ लिखा नहीं हुआ। और जो फीमेल है, मदर, उसकी जो माँ थी वो कलर ब्लाइंड थी, यानी कि एक्स सी एक्स दोनों पे होगा तभी कलर ब्लाइंड होगी, और नॉर्मल फादर था, ठीक है, एक्स वाई। तो अब एक एक्स आएगा इसके पास एक्स, और एक यहाँ से आएगा, तो ये कैरियर बन जाएगी, ठीक है। अब इसको भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, इसको भी नहीं होगी, लेकिन ये कैरियर होगी, साइलेंट कैरियर। अब इनका बच्चे होंगे, ठीक है। तो अब हम कैटेगरीज बनाते हैं, एक तरफ इनकी डॉटर, एक तरफ इसका सन। अब डॉटर जो है वो इससे एक्स लेगा एक, और एक इससे एक्स, या वो नॉर्मल एक्स लेगा या वो आपके पास कलर ब्लाइंडनेस वाला एक्स लेगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें या वो नॉर्मल होगी डॉटर, ठीक है, और अगर उसके पास कलर ब्लाइंडनेस वाला एक्स आया भी तो वो कैरियर होगी। डॉटर के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन सन, सन जो है वहां से तो वाई लेगा, यहाँ से या नॉर्मल एक्स लेगा या फिर एक्स सी लेगा कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो इसको तो फिर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो सिर्फ उन्होंने पूछा है कि मेल चाइल्ड के कितने चांसेस हैं, तो या एक्स वाई है या एक्स सी वाई है, तो 50% चांसेस हुए मेल चाइल्ड के, फीमेल के तो 0% है ना, मेल के 50%। फिर हम कलर ब्लाइंडेड मैन, मेरी उसी उसी तरह का क्वेश्चन है। अब मैं आपको ना, ये अगर टाइम ना बचे तो उस वक्त कैसे करना है, ये तो मैंने आपको समझा दिया इन डिटेल, इसमें भी टाइम तो नहीं लगा। लेकिन अगर टाइम ना हो और बहुत पैनिक हो रहा हो, कलर ब्लाइंडेड मैन मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर वेरिएंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। आपको पता है कि मैन जो है वो वाई देता है, उसके सन के पास वाई ही आएगा, और माँ नॉर्मल है, तो इसलिए 0 प्रोबेबिलिटी है। अगर ये सोल्व करना है, ये तो मैंने आपको पेपर के लिए बता दिया, सोल्व करना है तो कैसे होगा, बाप नॉर्मल है, नहीं, बाप कलर ब्लाइंड है, ठीक है, और माँ नॉर्मल है, और जो लड़का है उसके पास यहाँ से तो वाई आना है और यहाँ से एक्स आएगा ना, एक्स जोन से भी आए वो तो नॉर्मल है, तो इसलिए 0 प्रोबेबिलिटी हुई कलर ब्लाइंडनेस की। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप। अच्छा, नंबर ऑफ गैमेट्स के प्रोड्यूस करने की जो वो होती है ना, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स का, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स, वो फॉर्मूला होता है आपके पास 2n, जिसमें n क्या है, n है आपके पास नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस, ये सारे फॉर्मूलाज अपने पास लिख लें, अगर पहले भी लिखे हुए हैं ताकि आपको याद हो जाए, हेट्रोजीनियस जीन पेयर, ओके। सो अब इसमें एक तो ये नॉर्मल जीन पेयर है, तो यहाँ एक आएगा। अब यहाँ पे बी बी ये दो मतलब हेट्रोजीनियस है, तो ये यहाँ पे 2 आएगा, और ये सी एक है तो यहाँ 1 आएगा, तो इसलिए क्या n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी 2, यानी कि कितने नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे, 4 बनेंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, अब हम आगे जाते हैं, तो इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर पॉलीजेनिक ट्रेट है, बिकॉज ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो इसलिए इसको हम पॉलीजेनिक ट्रेट मार्क करेंगे। ये आपकी बुक में भी सिंपल लाइन है, वैसे ये मेलाटोनिन पे डिपेंड करेगी, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगी, फूड पे डिपेंड करेगी, और अक्सर ऐसा होता है बच्चा पैदा होता है, उसका स्किन कलर फेयर होता है, और फिर उसका स्किन कलर अचानक डार्क हो जाता है, तो कुछ अरसे बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के मुताबिक उसका स्किन कलर या डार्क रहता है या फिर फेयर हो जाता है। जीन्स कंट्रोलिंग द 7p कैरेक्टर्स, ये आपके पास आप बुक में लिखा हुआ है कि जो 7 आपने जीन्स पढ़े थे वो 4 क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड थे। टेस्ट्रोस हमेशा 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 हाइब्रिड का रिसेसिव से होता है, यानी कि आपने ये देखना होता है ना, आपके पास एक आपको नहीं पता होता कि जो प्रोडक्ट आया है, यानी कि जो F1 जनरेशन आई है वो डोमिनेंट आई है, अगर आप करें RR आई है या कैपिटल R स्मॉल R आई है, क्योंकि दोनों की अपीयरेंस तो राउंडेड ही होती है, तो उसको आपने हमेशा क्रॉस करना होता है एक रिसेसिव जीन के साथ, रिसेसिव ट्रेट के साथ,
ठीक है, अगर ये आपके पास इससे क्रॉस करेंगे तो आपके पास हमेशा राउंडेड आएगी सारी 100%, तो आपको पता चल जाएगा ये प्योर ब्रीड था। और अगर आप आर मतलब अगर ये होगी, आपको पता तो नहीं है, लेकिन अगर ये होगी और इसने आपने रिसेसिव के साथ क्रॉस कर लिया, तो अब आपके पास 70 आपके पास चांसेस हैं कि 75% आपके पास राउंडेड है, लेकिन 25% आपके पास रिंकल्ड भी आ सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मिक्स था। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इसको ऐसे ये वाला, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एज जोन इन स्केलेटल मसल। एज जोन वो होता है जहाँ पे कोई ओवरलैपिंग ना आ रही हो, वहां सिर्फ मायोसिन होते हैं। तो सेंट्रल यानी कि ये देखो, ये आपके पास एक्टिन आ गया, ये मायोसिन आ गया, ये एक्टिन यहाँ से और ऐसे, ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। तो एज जोन बेसिकली ये वाला है जहाँ पे एक्टिन ना आ रहा हो, central gap between actin filaments extending through myosin filaments in the A band। फिर lack of relaxation between successive stimuli, ये टेटनस होता है। ठीक है, नहीं स्पैज्म, सॉरी यार, टेटनस तो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अच्छा, एल्बो जॉइंट, हिंज जॉइंट, बिकॉज बॉल एंड स्ट्रोक जॉइंट में आपके पास ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, जबकि हिंज जॉइंट में आपके पास सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है। और आप ये करके भी देखेंगे तो आपको याद रहेगा। और वैसे भी आपने क्या याद किया था कि जो शोल्डर जॉइंट होता है और जो हिप जॉइंट होता है, ये आपके पास है बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, और जो एल्बो है और नी जॉइंट है वो है आपके पास हिंज जॉइंट। ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इन द लाइटिक साइकिल ऑफ अ बैक्टीरियोफेज द होस्ट सेल क्या करता है कि जब लाइटिक साइकिल होता है ना, तो फिर आपके पास वायरस जो है वो डीएनए वो मशीनरी को ओवरटेक कर लेता है और वो अपने फेजेस बनाता है और उसके बाद सेल को लाइस कर देता है। तो ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, ये सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा साफ साफ कि चिकन पॉक्स होता है वो वार्सिला जोस्टर वायरस से होता है। ठीक है, द फिल्ट्रेबल एजेंट्स, ये हमने पढ़ा था बुक में, टोबैको मोजाइक वाले से जिसको उसने फिल्टर किया था। जो चीजें बुक में मैं उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस इज नॉट लाइक दैट ऑफ द लिविंग थिंग्स। कोई भी लिविंग थिंग क्रिस्टल नहीं बनाती एक्सेप्ट फॉर वायरस, जो कि बॉर्डर लाइन पे आता है, तो इसलिए क्रिस्टल फॉर्मेशन। शेप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, बुक की लाइन है साफ साफ आइसोहेड्रल एंड हेलिकल। In case of poriferates, the spongy seal is lined with flagellated cells। इनका ये एनिमेलिया का मैंने आपको पहले भी बताया था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या आपने नोट्स बना दिए होंगे और नोट्स नहीं भी बनाए तो एक ही तरह के सवाल आते हैं, तो वही 2-3 सवाल जो जो आपने एमसीक्यूज में किए ना, आप वही देख के चले जाए ना, अलग अगर लिखे हैं तो भी आपका पेपर हो जाता है। कोएनोसाइट्स कहते हैं उन्हें। विच ग्रुप ऑफ एनिमल इज नॉट अ ड्यूरोस्टोम। अच्छा, तो जो ड्यूरोस्टोम नहीं है ना, वो है आपके पास इकाइनोडर्मेटा और साथ मोलस्का। ठीक है, ये आपके पास ड्यूरोफॉर्म नहीं है, तो इसलिए नहीं, सॉरी सॉरी, इकाइनोडर्मेटा और कोडेट्स आपके पास ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। यानी कि मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ड्यूटेरोस्टोम में आपके पास आते हैं इकाइनोडर्मेटा और साथ आते हैं कोडेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो है ये ड्यूटेरोस्टोम में नहीं आते, ये दोनों तो बल्कि प्रोटोस्टोम्स में आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, बहुत बी एंड सी। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय बायोलॉजिस्ट दैट मैमल हैव इवॉल्वड फ्रॉम, ये आपने बुक में पढ़ा होगा, कोटिलोसोरस। नहीं भी आते ना ये एनिमेलिया वाले सवाल, यही सवाल जो इसमें पेपर में आए थे यही लिख के चल, जो इन्हीं में से ही एक दो आ जाएंगे, या इससे पहले जो प्रैक्टिस किए होंगे उसी में से ही आ जाएंगे। विच ऑफ देम एक्सक्रीट्स यूरिक एसिड फिशेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू, अच्छा ये वाले सवाल ना आपने ना फिर से एक दफा गूगल से कंफर्म कर लेना है या चैट जीपीटी से, बिकॉज ये बुक में भी डिफरेंट जगहों में लिखे हुए हैं, लेकिन आपने देखने के लेटेस्ट एडिशन क्या कहता है, बिकॉज ये चेंज होते रहते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। अच्छा, नॉन लिविंग होता है बिल्कुल, ये स्केलेटन के एक्सोस्केलेटन की तरफ, वो उसकी जैसे आपने कोई भी इंसेक्ट है तो उसके एक्सोस्केलेटन की तरफ देखना है। ठीक है, और ये सिक्रेटेड बाय एंडोडर्मिस, ये गलत है। ये बेसिकली सिक्रेट होता है, नॉर्मल जो हमारा स्केलेटन है ना वो एंडोडर्मिस से बनता है, अंदर होता है ना, इनका स्केलेटन तो बाहर है, तो वो किससे बना होगा, एक्टोडर्म से। ठीक है, तो ये गलत बात थी इसमें। बाकी आगे वाटर स्प्लिटिंग अभी क्या था, फोटोलाइसिस। अच्छा, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ रुबिस्को, ये हमने ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, ये आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 5। अच्छा, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेड स्कीम। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स ऑफ जनरल फॉर्मूला, ये सब बुक की लाइन है, CH2ON।
अच्छा, आई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसैकेराइड, आपके पास वो होता है ऑब्वियसली ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। बेसिक सवाल, ठीक है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। अच्छा, हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरोसिक्यूरिटी सेल्स होते हैं उनको न्यूक्लियाई कहते हैं। और मतलब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखें जो सीएनएस के अंदर होते हैं ना न्यूरोसिक्यूरिटी सेल्स, वो होते हैं आपके पास न्यूक्लियाई, ठीक है। और जो ट्रैक्ट होता है जिसमें ये सेल्स मतलब सिग्नल्स भेजते हैं, उनको उनको ट्रैक्ट्स कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन अगर ये पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो न्यूरोसिक्यूरिटी सेल्स को आप गैंग्लियन कहते हैं। और जो रास्ता होता है जिसके जरिए जाते हैं वो तो उसको आप कहते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, न्यूक्लियाई और गैंग्लियन, न्यूक्लियाई सीएनएस में, गैंग्लियन पीएनएस में, ट्रैक्ट सीएनएस में, न्यूरॉन्स पीएनएस में, ठीक है, इसको लिख लें अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स, बुक की लाइन 170 अमाइनो एसिड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ मोल। अब हम केमिस्ट्री की तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोडियम में आपके पास 11 होते हैं, ठीक है। Na पॉजिटिव में आपके पास 10 होंगे, राइट। तो अब क्या हो रहा है, उन्होंने कहा हाफ मोल यानी कि 0.5 Na, तो उसमें 10 है ऑलरेडी, तो ये कितना हो जाएगा 5 Na, ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा, विच सैंपल कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये तो आपने पूरे सोल्व करने हैं, ठीक है, उसमें टाइम लग जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही आते हैं। आई होप आपने इनकी प्रैक्टिस की, और नहीं भी की तो उस टाइम आपने बायो का पेपर फोकस से करेंगे, इंग्लिश कर लेंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को टाइम दे सकते हैं। अच्छा, फिर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर, ये बुक की लाइन है 68,000 टाइम्स। What is the effect of electron withdrawing groups on the acidity of phenol? वो एसिडिटी ऑफ फिनॉल को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पूरे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने पहले भी बहुत एम्फेसाइज किया था कि वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपने काफी फोकस करना, और ये उसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लुकस टेस्ट में बेसिकली होता क्या है, लुकस टेस्ट में आपके पास जिंक क्लोराइड NaHCl होता है, ठीक है। और ये बेसिकली इस्तेमाल होता है अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में, कि एक तो अल्कोहल की प्रेजेंस को, इसके अलावा ये अपने रिएक्शन टाइम की, टाइम टेस्ट है ना ये, रिएक्शन टाइम की बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये पूछा हुआ है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जो पहला है ना CH3CHO, ये तो अल्फा हाइड्रोजन जो है एसिडिक है कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। अगला जो कीटोन है उसमें आपके पास मोर एसिडिक है एल्डिहाइड की वजह से, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन पता है ना क्या होती है, कि देखो बीच में कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके साथ जो कार्बन अटैच है ना, उसके साथ अटैच हाइड्रोजन आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। अब वो पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा एसिडिक किसमें है, तो अगला जो ऑप्शन सी है उसमें आपके पास दो कार्बोनिल ग्रुप है, दो कार्बोनिल ग्रुप आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी को मजीद बढ़ा देंगे। तो डेल्टा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज चार्ली करेक्ट ऑप्शन है, डेल्टा इसलिए नहीं है आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसमें एस्टर है, तो वो लेस स्टेबल कर देता है अल्फा हाइड्रोजन को। अच्छा, ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एसिटाल, देखो एसिटाल एक प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल है जो एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, बेसिकली एल्डिहाइड को मेनली, तो इसलिए जो हम कह देंगे कि जब ये हाइड्रोलिसिस होती है इसकी, तो फिर ये वापस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी। आगे जाते हैं, मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन गिव्स। अच्छा, ये आपके पास मिक्सचर ऑफ जो है ना, ये क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन है, ठीक है। क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन आपने लास्ट में पढ़ा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं कहती हूँ लास्ट टाइम में एक दफा अच्छे से देख लें, क्योंकि यही रिएक्शन होते हैं जो वहां पे भूल जाते हैं। लेकिन मुझे खुद भी भूल गया था और मुझे रिग्रेट हो रहा था कि आई शुड हैव सीन दिस रिएक्शन अगेन। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड जो है ना, एक सेकेंड लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस। अब जो हम्म हम्म, तो जो इसमें फॉर्मल्डिहाइड है ना, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो बना देता है आपके पास सोडियम फॉर्मेट। और बेंजल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड क्या हुआ है, रिड्यूस, और वो बना देगा बेंजाइल अल्कोहल। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। रिएक्शन आपने किया हुआ है, सो सिंपल। अच्छा, इन अ कैनिज़ेरो रिएक्शन द बेस्ट हाइड्राइड डोनर इज। अच्छा, हाइड्राइड जो है वो आता है उस एल्डिहाइड से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब डोनेटिंग, ठीक है, ये तो आपने घुट्टी पी लेना इस चीज की, इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो डोनेटिंग है। तो एल्डिहाइड
विद इसका आंसर होगा एल्डिहाइड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके, फाइंड द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर. देखो अब क्वांटम नंबर के ना रूल्स होते हैं, ठीक है, कि ना नेवर ऑल क्वांटम, कोई भी क्वांटम नंबर आपस में सेम नहीं हो सकता, पहली बात, ठीक है. और बाकी आपने इनका डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो पहले तो इसी रूल से ही आधे आपके सवाल हो जाते हैं. तो इसमें आपके पास इनकरेक्ट सेट कौन सा है, बाकी करेक्ट होंगे आपके पास. सेकंड सेल में आपके पास, यानी कि कह सकते हैं ना एल, यानी सेकंड शेल, उसमें आपके पास जो सब शेल है वो पी, और उसका पी मतलब वो ओरिजिनल वाला, और S1/2 ये एग्जिस्ट कर सकता है. बी का भी सेम है. डी में ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज M3 आ गया. सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नेवर एग्जिस्ट. प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू. देखो प्रिंसिपल एन ये साइज से रिलेटेड होता है, एजीमुथल एल शेप से रिलेटेड होता है, और मैग्नेटिक आपके पास ओरिएंटेशन से. तो इसका आंसर बनता है बीटा. अच्छा, for producing a carboxylic acid derivatives, the reaction of nucleophile to carboxyl group is always followed by displacement of. देखो जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन. इसमें लिविंग ग्रुप इज OH और OR. अब OH जो होता है ना वो ज्यादा डिस्प्लेस होता है, तो इसलिए हम OH ग्रुप को बेसिकली लगाएंगे. OR इतना नहीं होता, मतलब होता है बट मेन आपके पास OH होता है, ठीक है. अब फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एसिड अमाइड. एसिड ये सारे आपको वो जो एक टेबल दिया हुआ है उसको भी लास्ट दिन देख लें, ठीक है, वो टेबल इंपॉर्टेंट है. तो आपके पास जो अमाइड है वो रिप्रेजेंट हो रहा है विद द एसिड अमाइड, ट्रू अमाइड डेल्टा, ठीक है. यानी कि अमाइड का फॉर्मूला ये होता है C+O फिर आगे एक H होता है और फिर एक R, उस R की जगह H भी आ सकता है और R कोई और मॉलिक्यूल भी हो सकता है. अब स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स measured by pKa scale such that smaller pKa, obviously जब pKa कम होगी तो वो correspond to stronger acid, pKa ज्यादा होगी तो वो weaker acid होगा, ठीक है. correct order of strength of hydrogen bond. अब correct order of strength of hydrogen bond क्या क्या है कि आपके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होता है ना वो HF होता है. यहाँ मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो एसिडिटी ऑफ एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन HF में हाइड्रोजन बॉन्ड, HF एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये उस एसिड को ही वीक कर देती है. फिर एसिड आपके पास स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाता है, सबसे ज्यादा HCl. तो HF में सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर HO और फिर HN, ठीक है. ऑप्शन अल्फा इसका करेक्ट आंसर है. फिर हम आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व. हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है मिक्सचर, ठीक है. हमें सर ने इस तरह से याद करवाया था कि ना आपके पास एक मिक्सचर के अंदर आप बनाना डाल दो, दूध डाल दो, एप्पल डाल दो, फिर जो मिक्सचर बनेगा ना वो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है. तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, प्रॉपर आपके ना असल डेफिनेशन आई हुई है एमसीक्यूज में, और ये सवाल आता है. हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है. फिर अगला सवाल हम जाते हैं तो वो परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन BF4 नेगेटिव NH4 पॉजिटिव. ये आपके पास बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको नहीं भी याद तो आप इस सवाल से देख लेंगे कि इन दोनों में होते हैं 25% ईच, ठीक है. ये आप कहीं लिख लें अलहदा ताकि आपको आखिरी दिन याद रहे. अच्छा, आयनिक कंपाउंड A+B नेगेटिव इज मोर लाइकली टू फॉर्म व्हेन. आयनिक कंपाउंड कब बनता है, फॉर आयनिक बॉन्डिंग मेटल एटम मस्ट लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है. मतलब आपके पास जो इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी आपने डेफिनेशन कि एटम की, मेटल की आपके पास लो आयनाइजेशन एनर्जी हो, ठीक है, और जो नॉन मेटल है उसकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो. तो आयनिक बॉन्ड आपके पास जो है इसमें वो बनेगा ऑप्शन बी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज लो एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ B इज हाई. कॉम्बिनेशन ऑफ एटम बिकॉज दे वांट इनर्ट गैस. इनर्ट समझो, इनर्ट गैस जो है वो सबसे अमीर बंदा है, हर कोई वही बनना चाहता है, उसी के लिए वो ये सब सारे रिएक्शन करते हैं, तो वो अटेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. होमोजेनियस रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है. अब इसके लिए आपने वो प्रॉपर वो जो सोल्व करने वाला मेथड नहीं होता है, वो प्रॉपर आपने सोल्व करना है, और उस तरह से आपके पास जो आंसर निकलेगा वो कंसंट्रेशन +1, वो जो होता है कि NO अंदर है और 4 आएगा, मतलब कंसंट्रेशन जो सबका यूनिट एक आएगा, और H2O 6 आएगा, और NH3 जो है उसमें भी 4 आएगा, और O2 जो है वो 5 आएगा. तो ऑब्वियसली 5 4 4. अब यहाँ पे 6 जो है वो 5 से कट गया, 1 बच गया, तो वो कंसिडरेशन +1. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सोल्यूशन. बफर होता है वीक एसिड और उसी का सॉल्ट
या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब अगर मैं आपको लिख के दे दूं ये बात ताकि आप नोट कर लें कहीं पे, वीक एसिड और उसी का सॉल्ट, ठीक है, या फिर आपके पास उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और या फिर वीक बेस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इनमें से आपके पास जो बफर नहीं है वो है चार्ली, बिकॉज दोनों स्ट्रॉन्ग है, आपको एक वीक चाहिए। अच्छा, एसिड वीक होना चाहिए। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस, इसमें तो वो है पर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से है ना, तो वो टॉटोमेरिज्म होती है, ठीक है। फिर which of the following is not an heterocyclic molecule? हेट्रोसाइक्लिक में आपके पास सिर्फ एक रिसोर्स सिनोल है, बेंजीन डायोल, जो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, बाकी सब हेट्रोसाइक्लिक हैं, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ यूवी लाइट, और इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स टू यूज, टेम्परेचर और डेल्टा है, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इनके, ठीक है। फिर आगे प्रोडक्ट ऑफ वुल्फ किशनर रिएक्शन, वुल्फ किशनर रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा कार्बोनिल से आपने अल्कीन बनाना होता है, ठीक है। तो कार्बोनिल था यहाँ और वो अल्केन बन गया, तो वुल्फ किशनर रिएक्शन में हमेशा आपके पास अल्केन आता है, ठीक है। और रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन जो है ये बुक में लिखी हुई है +150.5, और ये सवाल भी आएगा पिछला वाला। अब आपके पास अगला रिएक्शन है एसिटाइलिन, क्या रिएक्शन देगा AgNO3 के प्रेसिपिटेट के साथ इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो एसिटाइलिन जो है ये वाइट बनाता है, ये भी आपके पास बुक में लिखा हुआ है रिएक्शन चैप्टर के एंड में। फिर आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 1 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्शन पर है और इसमें टेम्परेचर मेनली वो डिसाइड करता है, आपने बुक में देख लें ये वाले रिएक्शंस ऑर्गेनिक वाले आखिरी दिन में। तो इसमें डिहाइड्रेशन जो है वो एल्कीन्स देता है इस टेम्परेचर पे, ठीक है। Which equation represents the change corresponding to the enthalpy change of atomization of iodine, ठीक है। तो enthalpy change जो है ना, इसमें आपके पास ऑप्शन ए जो है वो है ½ I2 सॉलिड और फिर आयोडीन गैस। तो एंथैल्पी चेंज यही होता है ना कि आपने उसको गैस में बनाना है और बिल्कुल उसके एटॉमिक फॉर्म में बनाना है सिंगल, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ हाइड्रो कार्बन कंपाउंड इज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हर किसी की हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की डिफरेंट होती है, नहीं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसे होता है, एक्सटेंसिव होती है जो डिपेंड करती है ऑन अमाउंट। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोल है तो अगर 1 ग्राम कोल है और 10 ग्राम कोल है, उन सबकी ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन सेम होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आपके पास अमाउंट पे डिपेंड करती है। अभी आपके पास टाइम है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डिफरेंस भी चेक कर लें, स्लाइड से दिमाग में होना चाहिए। विच आयनिक सॉलिड हैज लोएस्ट लैटिस एनर्जी, तो ये आपके पास लैटिस एनर्जी जो होती है ना, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग आयनिक साइज, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें लिथियम है, सबसे बड़ा सीजियम है, सीजियम की लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी। लैटिस एनर्जी यही है ना बेसिकली कि एक मॉलिक्यूल कितना टाइट है, कितनी मुश्किल से वो डिसॉल्व होता है, तो ऑब्वियसली छोटी चीजें इतनी इजीली नहीं डिसॉल्व हो जाती, बड़ी चीजों के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर गैप ज्यादा होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए रास्ता होता है कि वो अंदर जाके अपना काम परफॉर्म करें, ठीक है। फिर आगे हम आते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है यहाँ पे Z, the extent to which a real gas deviates from the extent to which a real gas deviates from ideal behavior is given by। अब ये वही बुक में जो नॉर्मल फॉर्मूला गिवन होता है उसी के हिसाब से आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका आंसर जो बनेगा आपका, वो आपको वैसे भी खुद ही आइडिया हो रहा होगा, तो इसका आंसर है आपके पास अच्छा हाँ सॉरी, मेरा बीच में इंटरनेट खराब हो गया। सो इसका आंसर आपके पास बन रहा है चार्ली, ठीक है। Amount of product formed increases with time. This statement is true for reaction with kinetics. ये आपके पास हर order में ऐसा ही होता है, ठीक है, any order. Some reactions are slower than others because they have high activation energy. यानी barrier बड़ा है ना, तो reaction को product में जाने में time लगेगा। Albumins and globulins, ये तो सवाल लाजमी आएगा और ये बुक में ऐसे छोटी सी कहीं लाइन लिखी हुई है तो वहीं से ढूंढनी पड़ती है। ये सिंपल प्रोटीन्स हैं आपके पास, albumins और globulins. Each half reaction in ion electrode method is balanced by adding either the left electrons either on the left hand side or right hand side depending on oxidation or reduction. हम either the left or right hand side करेंगे, ठीक है।
फिर आपके पास अगला रिएक्शन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीडेशन आर बैलेंस बाय एट द स्टेप बिफोर एडिंग टू हाफ रिएक्शन, ठीक है। बिफोर ये वाले यहाँ पे आपको बैलेंस करना होता है, ये लास्ट स्टेप होता है ऐड करने से पहले। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर मेटल इज ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड 3D जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिएंट एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन, स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही बाइंड करना है ना आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ये रिएक्शन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने अच्छे से किया, एक न्यूक्लियोफिल को दूसरे न्यूक्लियोफिल से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास जो बेस्ट आंसर है यहाँ पे वो है अल्फा। देखो न्यूक्लियोफिल रिप्लेस हो रहा है, ब्रोमीन रिप्लेस हो रहा है बाय OH, ठीक है। आगे अब जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जी अब आ गया ये फिजिक्स, ठीक है। या ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होती है या ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, इट्स फाइन। आपने केमिस्ट्री बायो अच्छी करें तो आपके पास फिजिक्स का भी टाइम बच जाएगा पेपर में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसके लिए आपके पास इन फर्स्ट सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं फर्स्ट सेकंड डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, वेट अ मिनट, हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। T की जगह आपके पास 1 आ जाएगा, G की जगह 10 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 4.9 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास, 4.9 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, ठीक है, तो वो आएगी आपके पास 4.9 मीटर पर सेकंड। बाकी ये सारे जो हैं ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, आप ये अपने मैथमेटिक्स सॉल्व करके भी देख लेंगे, सही नहीं है। अच्छा, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या वो पूछ रहा है कि आपके पास द एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। बिल्कुल, जब गाड़ी जा रही है सामने तो उसकी वेलोसिटी भी जो है वो भी सामने की तरफ है, और अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी, और अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में उसी लाइन में होगी लेकिन एंटी पैरेलल होगी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज, ये आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहती है बिकॉज वो जी होती है वर्टिकल डायरेक्शन में ना, जी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है जी, और उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है 10, या फिर आपके पास कह सकते हैं 9.8। फिर आप आते हैं एंगल बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे जा रही होती है और सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, तो एंगल 90 डिग्री आता है, ठीक है। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो ये है कि दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी, बिल्कुल सही। बोथ परफॉर्म वर्क, नहीं, दोनों कोई वर्क परफॉर्म नहीं करते बिकॉज डिस्टेंस और फोर्स में एंगल 90 डिग्री है, और आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है FD कोस थीटा। जब कोस 90 आ जाता है तो वो 0 के बराबर हो जाता है, तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं होता। देखो अच्छा एक और बात, सेंट्रीपिटल ऐसा नहीं है, देखो ये सेंटर है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर से ही लग रही होती है और वो इस डायरेक्शन में होती है। लोग अक्सर समझते हैं कि वो ऐसे है, लेकिन ये गलत है, ये एग्जिस्ट नहीं होती कोई भी ऐसी फोर्स। अच्छा, बाय सेल ऑफ करंट 0.9, एक सिंपल पिछले सवाल आया था ना, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर बिकम्स 8 टाइम्स। रेजिस्टेंस कब 8 टाइम हो जाती है, ठीक है। इसके लिए ना ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट जो MD कैट में आप सीखते हैं FSC की फिजिक्स से निकल के, वो ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर बिकम्स 8 टाइम। लेंथ डबल होगी तब भी नहीं होगा, लेंथ ट्रिपल होगी तब भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि लेंथ को डबल होना है, ठीक है, लेंथ को डबल होना होगा और रेडियस को हाफ होना होगा, ठीक है। तो रेडियस 1/2 होगा, कब होगी, तो इसलिए इसका आंसर है चार्ली, लेंथ इज डबल एंड रेडियस इज हाफ। बिकॉज लेंथ डबल हो जाएगी तो आपको पता है ना R इज इक्वल टू रो L ओवर A, तो लेंथ डबल यहाँ 2 आ गया, और एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर है ना, तो जब ये हाफ R आपके पास हाफ हुआ है तो यहाँ पे आप स्क्वायर पुट करोगे तो वो 1/4 हो जाएगा, और 4 ऊपर चला जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 8 बना देगा, ठीक है। अगर मैं आपको नीटली करके दिखाऊं तो ये देखो 12 है और ये 1/4 A आ जाएगा, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके 8 वैल्यू दे देगा, 8 रो L ओवर A, ठीक है। आगे जाते हैं, बाय एक्सेल with current 0.9 ampere flows through 2 ohm resistance and 0.3 ampere through 7 ohm resistance। अब आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस एक नॉर्मल फॉर्मूला, उससे आपकी आधे फिजिक्स के सवाल हो जाते हैं जो भी सेकंड ईयर वाले हैं ना। तो अब उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सेल विद 0.9 एम्पेयर 2 ओम से हो और 0.3 एम्पेयर 7 ओम से है, ठीक है। तो पहले आपने वोल्टेज फाइंड कर देना है, ठीक है। वोल्टेज आपको पता होता है V इज इक्वल टू IR। पहले वाले का वोल्टेज क्या आएगा आपके पास 1.8, ठीक है,
और दूसरे वाले का वोल्टेज आपके पास क्या आना चाहिए 2.1, 7 को आपने 0.3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो बोथ ब्रांचेस कनेक्टेड अक्रॉस द सेम सेल, तो इनका सेम टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव वोल्टेज आपके पास सेल्स का 1.8 हम ज्यादा वाला लेते हैं ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो टोटल करंट आपके पास कितना है 0.9 और 0.3, 1.2 एम्पेयर टोटल करंट है। अगर आपने ईएमएफ ले लिया है 2 वोल्ट, ठीक है। अब आप आर के लिए अगर आप सोल्व करेंगे तो वो आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई ओवर स्मॉल आर, साथ स्मॉल आर, उससे सोल्व करेंगे तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 1 ओहम आएगी। डिवाइस यूज फॉर कंबाइन ऑफ एसी इनटू डीसी रेक्टिफायर, रेक्टिफायर उसको आधा कर देता है करंट को। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस 5 ओहम, 6 ओहम एंड 7 ओहम, ठीक है। ये आर अरेंज, ठीक है। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स का ना बिल्कुल ऑपोजिट सीन होता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज है विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट इन व्हिच कैपेसिटर हैज मोर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें आपके पास इन सीरीज सेम चार्ज, अगर हम सीरीज में करें ना, मैं आपको उसका बता दूं, तो सेम चार्ज होता है। इसके अलावा स्मॉलर कैपेसिटेंस जिसकी होती है उसका लार्जर वॉल्यूम, लार्जर वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे स्मॉलर कैपेसिटेंस है 5, तो उसका वोल्टेज जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब 5 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स स्टेट 200 वोल्ट, तो इसका चार्ज क्या होगा? चार्ज आपने फॉर्मूला पढ़ा है, Q इज इक्वल टू CV, तो वो आप इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे और आंसर आपके पास आएगा बीटा। फिर ऐसा यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, सिंपल जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। आगे द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना गैस की आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो क्या होती है? इन्फिनिटी। अभी आती कैसे है इन्फिनिटी? अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊं, तो आइसोथर्मल में क्या होता है कि आपके पास हीट सप्लाई जो होती है ना, वो वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास 0 होता है, तो फिर आपके पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी बनती है। द वेव विच रिक्वायर्स अ मीडियम मैकेनिकल वेव्स, ये आपने डेफिनेशन याद रख लें कि मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डोंट रिक्वायर अ मीडियम। डोपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन, देखो डोपलर शिफ्ट जो होता है ना, वो आपके पास डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लिसनर नहीं डिपेंड होता, ये रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड होता है। या फिर देखो, या हो सकता है कि आपके पास जो ऑब्जर्वर है और ये आपके पास सोर्स है, इनके दरमियान का डिस्टेंस नहीं मैटर करता। हो सकता है कि ये उसके करीब जा रहा हो तो आपके पास डॉपलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही होगी, दूर जा रहा हो डॉपलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही होगी, तो डिस्टेंस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ये तो जरूरी सवाल है, लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल स्मोक में आए हुए कॉमन, जो अक्सर आते हैं, तो हमारे टाइम में भी आए थे, इन सवालों को अच्छी तरह से समझना है। अच्छा, लेंथ बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स, देखो दो नोड के दरमियान λ/2 होती है, ऐसे होते हैं ना, तो एक नोड इधर है और ये एंटी नोड है, तो जब इधर λ/2 है पूरे में, यहाँ से यहाँ तक, तो हाफ में कितनी होगी? λ/4, ठीक है, ऑप्शन अल्फा। Particle of mass m accelerates uniformly from rest to speed v in t seconds. What's the average power delivered? ठीक है, एवरेज पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला आपके पास बन रहा है चार्ली वाला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे ये भी मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड जी। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो कि पार्टिकल, अब पावर क्या होता है? पावर आपके पास आती है ना फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो फोर्स क्या आ रही है आपके पास यहाँ पे? एक्सेलरेशन वाली देखे ना, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, अब आपके पास m v²/2/t इस तरह से बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। आगे जाएंगे हम 138, which of the following is not a conservative force? Friction is not a conservative force, ये पूरा टेबल गिवन है फिजिक्स में, ये भी आपने अच्छे से देख लेना है। 139, the figure shows a uniform magnetic field, ये तो आपको उस तरह सोल्व करेंगे ना, अपना राइट हैंड वो जो पाम मेथड था मैं उससे करती थी। फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टू द लेफ्ट, आपने अपनी फिंगर्स को, अपने हाथ की फिंगर्स को लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड करना है, यानी उनकी टिप्स लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड हो। और करंट जो है ना वायर में आपके पास वो निकल रहा है क्रॉस है, तो यानी आपकी तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आपके पाम से, सोचें एक एरो निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है।
यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सिंपल वेबर पर एम्पेयर मीटर, ठीक है। टर्न रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज 50। टर्न रेशियो स्टेप अप यानी कि सेकेंडरी वाले जो था और फिर यहाँ प्राइमरी वाला, तो उसकी रेशियो आ रही है आपके पास 50। और अगर आपके पास जो अल्टरनेटिंग करंट लगाया गया है वो 220 वोल्ट है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल पे, तो वोल्टेज इन द सेकेंडरी बहुत ईजी है निकालना। वो आप निकालेंगे NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP, और फिर VS यहाँ से निकल जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा, ठीक है। Lenz's law is consistent with law of energy, बुक में लाइन है। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it moves from a region stronger to weaker. Obviously, जब एक तरफ ज्यादा जोर लग रहा है, दूसरी तरफ कम जोर लग रहा है, तो उसी तरफ डायरेक्शन जाएगी। 144. What are the number of neutrons, protons, and electrons in a neutral atom of U235 92? 92 आपको number of electrons और protons दोनों बता रहा है, ठीक है। number of electrons 92 आगे, और यहाँ पे number of protons 92, ठीक है। ये इन दोनों में से कोई होगा। और U235 में से अगर आप 92 माइनस करें तो जो आंसर आता है प्रोटॉन्स के लिए वो आंसर होगा, तो आपके पास ऑप्शन है चार्ली, ठीक है। फिर आपके पास हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी इंक्रीज बाय। अब हाफ लाइफ जो होती है वो एलिमेंट की खुद की होती है, वो किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, कैन नॉट बी इंक्रीज, ठीक है। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर एमिटेड इन द, क्या है इसमें, इसमें आपके पास पहले रिएक्शन देखें, आपके पास 1 प्लस हो रहा है, तो यानी कि पहला है आपके पास बीटा, दूसरे में आपके पास यहाँ से अल्फा में से 4 माइनस, पहले आपके पास बीटा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है ना, दूसरे में आपके पास 4 माइनस हो रहा है, लेकिन जी में से 2 माइनस होना चाहिए था अगर अल्फा होना, लेकिन 1 माइनस हो रहा है, यानी कि ये अल्फा है और यहाँ पे बीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी वही, तो फिर आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीटा, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे। अब बाल्मर लाइन इज एमिटेड, जब सेकंड में आती है तो आपके पास बाल्मर लाइन होती है, ठीक है, तो ये बीटा ऑप्शन होगा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने की है, इसकी ग्राउंड स्टेट में आयनाइजेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन की, ग्राउंड स्टेट मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन का भी आज खत्म कर देते हैं मसला। ग्राउंड स्टेट में इट हैज एनर्जी ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इसको निकालने की एनर्जी इसके बिल्कुल ऑपोजिट +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। In photoelectric effect, the speed over kinetic energy of the photoelectrons depends upon the nature of the target metal and the frequency of the incident light, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ, आखिरी सवाल, वेवलेंथ associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 वोल्ट is nearly, इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ निकालनी है ना, तो आपने वो फॉर्मूला लगाना है, एक सेकेंड, okay. वो आपने फॉर्मूला लगाना है, लैम्डा इज इक्वल टू 120 ओवर अंडर रूट वी ए नोट, ठीक है, वो आर्मस्ट्रॉन्ग वाला। तो इस फॉर्मूले से आपके पास जो आंसर आता है वो बीटा आता है, ठीक है। फिर आगे आपके पास है साइकोलॉजिकल सवाल। साइकोलॉजिकल सवाल के मैं पूरे आपको लेक्चर्स दे चुकी हूँ, और अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं भी लिए तो मैं यही बातें बताऊंगी कि आपने पर्सनैलिटी में कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि इन सवालों की कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हो सकता है इस ऐप में हो लेकिन असल पेपर में नहीं होते, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी के देखते हैं, आपने पर्सनैलिटी में कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन चाहे आप में है या नहीं आपने शो करना है, ठीक है। और आपने जब आप जब ये साइकोलॉजी कर रहे हैं ना, तो आपने एक बहुत सीरियस डॉक्टर के तौर पे जवाब देना है, तो आपने ऐसे डॉक्टर के तौर पे जवाब देना है जिसके पास आप जाएं अपने माँ बाप का इलाज करवाने के लिए, ठीक है, एक इंथुसियास्टिक डॉक्टर की तरफ जवाब देना, और अपने सवालों में मेन चीज है कंसिस्टेंसी, ठीक है। और बाकी ये सारे जो आगे 50 सवाल हैं वो आपके इसी साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन के लिए होते हैं, और ये मैटर करते हैं काफी ज्यादा, इनकी काफी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब लास्ट डे के लिए मैं आपको जो मोटिवेशन देना चाहती हूँ ना, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका गुजर गया टाइम मुश्किल, ठीक है, आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, आगे जो भी होना वो अल्लाह के हाथ में, आपने सिर्फ और सिर्फ अब अल्लाह पे यकीन रखना है और पूरा भरोसा रखना है अल्लाह ताला पे, जो होगा आपके नसीब में बेहतर होगा। आप हो सकता है एमडी कैट में टॉप करो, नम्स में टॉप करो, हो सकता है आपका क्लियर ना हो, वो सब आपके नसीब में लिखा हुआ है, वो सब आपकी बेहतरी के लिए, ठीक है, ये सब आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर में। तो
बस आगे पेपर के दिन तो टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि तब आपने वो सारा मामला अल्लाह के हाथ में दे दिया, और जब अल्लाह सबसे बड़ा है, आपने अल्लाह के हाथ में मामला दे दिया ना, तो वो आपके लिए बेहतर ही करेगा। आपको चाहे उस टाइम वो गलत लग रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा हो, वो आपके हक में अल्लाह ने बेहतर ही किया होता है। और दूसरी बात ये, आखिरी दिन बिल्कुल रिलैक्स हों, चिल हों, अपनी फैमिली को टाइम दें, बाहर लॉन में बैठ जाएं,